लूसेंट बुक संविधान के कुछ महत्वपूर्ण अनुच्छेद। तो देखते हैं कौन कौन महत्वपूर्ण अनुच्छेद है। तो सबसे पहले अनुच्छेद 1 यह घोषणा करता है कि भारत राज्यों का संघ होगा। यानी कि पहला अनुच्छेद में कहा गया है कि इंडिया अर्थात भारत या भारत अर्थात इंडिया राज्यों का संघ होगा। तो ये भी पूछ लिया जाएगा आपसे कि भारत एक संघीय राज्य है या कैसा राज्य है। तो भारत राज्यों का संघ है, न कि एक संघीय देश है। भारत राज्यों का संघ है। अनुच्छेद 2 नए राज्य के प्रवेश या स्थापना का प्रावधान। अनुच्छेद 2 में क्या है, तो नए राज्य के प्रवेश या स्थापना का प्रावधान। यानी कि इंडिया में कोई अलग देश का क्षेत्र मिल जाए या मिला लिया जाए और उसको एक तरीके से राज्य के रूप में घोषित करना हो, तो अनुच्छेद 2 के तरह, यानी कि नए राज्य के प्रवेश या स्थापना का प्रावधान, या भारत या जो पाकिस्तान के कुछ क्षेत्र या चीन के कुछ क्षेत्र को अपने में मिला ले और एक नया राज्य बनाना हो, तो उसको अनुच्छेद 2 के तहत नए राज्य के रूप में स्थापित किया जाएगा। ठीक है। अब है अनुच्छेद 3 संसद विधि द्वारा नए राज्य बना सकती है तथा पहले से अवस्थित राज्यों के क्षेत्र, सीमाओं एवं नामों में परिवर्तन कर सकती है। अनुच्छेद 3 में बताया गया है कि पहले से अवस्थित राज्यों के क्षेत्रों, सीमाओं या नामों में परिवर्तन कर सकती है। ठीक है। यानी कि जैसे बिहार है, तो बिहार से के कुछ क्षेत्र को अलग करके, जैसे उत्तरी बिहार, दक्षिणी बिहार अलग कर दिया जाए और एक दो नया राज्य बना दिया जाए, बिहार और उसका जैसा कि मांग चल रहा है पूर्वांचल या जो भी है, तो वो अनुच्छेद 3 के तहत किया जाएगा। ठीक है। तो संसद विधि द्वारा नए राज्य बना सकती है तथा पहले से अवस्थित राज्यों, क्षेत्रों, सीमाओं एवं नामों में परिवर्तन कर सकती है। हो सकता है बिहार का नाम बदलना हो और दूसरा कुछ नाम रखना हो, तो ये अनुच्छेद 3 के तहत ही होगा। यानी कि नाम में, सीमा में परिवर्तन करना हो, या दो से अधिक राज्यों को मिला करके एक राज्य बनाना हो, या एक ही राज्य में से किसी क्षेत्र को अलग करना हो, तो वो अनुच्छेद 3 के तहत किया जाएगा। जबकि नया राज्य का प्रवेश, जैसे आज से बहुत साल पहले क्या हुआ था कि सिक्किम को भारत में मिलाया गया था, तो वो दरअसल में अनुच्छेद 2 के तहत मिलाया गया था, लगभग 1975 के आसपास 35वां संविधान संशोधन के द्वारा। और अनुच्छेद 3 के तहत अगर कोई कार्य होता है, जैसे सीमा, नाम या में परिवर्तन किया जाता है, तो ये 368 के तहत संविधान संशोधन नहीं माना जाएगा। ठीक है। ये 4 में बताया गया है कि अनुच्छेद 3 के तहत होने वाला परिवर्तन संविधान संशोधन नहीं माना गया। यही है अनुच्छेद 4 में। अब है अनुच्छेद 5 तो संविधान के प्रारंभ होने के समय भारत में रहने वाले वे सभी व्यक्ति यहाँ के नागरिक होंगे जिनका जन्म भारत में हुआ हो, जिनके पिता या माता भारत के नागरिक हों या संविधान के प्रारंभ के समय से ही भारत में रह रहे हो। यानी अनुच्छेद 5 में नागरिकता के संबंध में बताया गया है। 5 से 11 तक में है जो नागरिकता के संबंध में चर्चा किया गया है। यानी कि भाग 2 नागरिकता है, जबकि भाग 1 में यही 4 अनुच्छेद है, 1, 2, 3। जबकि भाग 5 में भाग 2 में 5 से 11 तक नागरिकता के संबंध में बताया गया है। तो अनुच्छेद 5 क्या है, तो संविधान के प्रारंभ होने के समय भारत में रहने वाले वे सभी व्यक्ति यहाँ के नागरिक होंगे। यानी पहले ही बताया गया है कि संविधान के प्रारंभ होने से पहले जितने भी लोग भारत में रह रहे हैं वो भारत के नागरिक होंगे। जिनका जन्म भारत में हुआ हो, जिनके माता या पिता भारत के नागरिक हों, वो संविधान के प्रारंभ के समय से भारत में रह रहे हैं। ठीक है। अब है अनुच्छेद 53
तो संघ की कार्यपालिका शक्ति राष्ट्रपति में निहित होगी। संघ की कार्यपालिका शक्ति 52 से लेकर के भाग 5 में लगभग 52 से लेकर के 151 तक संघ सरकार के बारे में बताया गया है। और तो वही दूसरा अनुच्छेद देखा जाए तो अनुच्छेद 53 पहला अनुच्छेद क्या है? 52 में राष्ट्रपति के भारत का एक राष्ट्रपति होगा, राष्ट्रपति के पद का जिक्र किया गया है। वही अनुच्छेद 53 में संघ की कार्यपालिका शक्ति संबंधी शक्ति राष्ट्रपति में निहित होगी, ऐसा बताया गया है अनुच्छेद 53 में। तो पूछ लिया जाएगा कि संघ की कार्यपालिका शक्ति राष्ट्रपति में निहित है, अनुच्छेद किस में है? अनुच्छेद 53 में है, 53 में है। अब है अनुच्छेद 64, उपराष्ट्रपति राज्यसभा का पदेन अध्यक्ष होगा। अनुच्छेद 64 में क्या बताया गया है कि उपराष्ट्रपति राज्यसभा का पदेन सभापति होगा। भारत में दो सदन है, लोकसभा और राज्यसभा। तो राज्यसभा का जो अध्यक्ष होता है, सभापति जो होता है, अध्यक्ष नहीं होता, सभापति होता है। तो सभापति होते हैं वो उपराष्ट्रपति होते हैं और वो राज्यसभा के सदस्य नहीं होते हैं। जबकि जो लोकसभा के सदस्य अध्यक्ष जो होते हैं वो लोकसभा के सदस्य में से ही चुने जाते हैं, लेकिन इनको अलग से एक निर्वाचक मंडल के द्वारा चुना जाता है। तो वही बताया गया है कि अनुच्छेद 64 में उपराष्ट्रपति राज्यसभा का पदेन अध्यक्ष होगा। अनुच्छेद 74 क्या है? एक मंत्री परिषद होगी जिसके शीर्ष पर प्रधानमंत्री होगा। यानी बताया गया है कि एक मंत्री परिषद होगा और उसके सबसे ऊपर प्रधानमंत्री होगा, जिसकी सहायता एवं सुझाव के आधार पर राष्ट्रपति अपने कार्य संपन्न करेंगे। राष्ट्रपति मंत्री परिषद के लिए के किसी सलाह के पुनर्विचार को आवश्यक समझता है, पर पुनर्विचार के पश्चात दी गई सलाह के अनुसार वह कार्य करेगा। इससे संबंधित किसी विवाद की परीक्षा किसी न्यायालय में नहीं की जा सकती। देखिए अनुच्छेद 74 में बताया गया है कि भारत के राष्ट्रपति को सहायता एवं सलाह देने के लिए एक मंत्री परिषद होगा और मंत्री परिषद के प्रमुख कौन होंगे? तो वो प्रधानमंत्री होंगे। देखिए राष्ट्रपति मंत्री परिषद के लिए किसी सलाह के पुनर्विचार को आवश्यक समझता है, पर पुनर्विचार के पश्चात दी गई सलाह के अनुसार वह कार्य करेगा और जैसा वह पुनर्विचार के लिए कह सकता है, लेकिन पुनर्विचार के बाद जो सलाह दिया जाता है उस पे राष्ट्रपति कार्य करने के लिए बाध्य है। इससे संबंधित किसी विवाद की परीक्षा न्यायालय में और राष्ट्रपति को मंत्री परिषद द्वारा क्या सलाह दिया जा सकता है, इसको किसी न्यायालय में नहीं उठाया जा सकता। ये भी अनुच्छेद 74 के ही 1, 2, 3 सब क्लॉज में होगा, तो ये भी बताया गया है। अब है अनुच्छेद 76, राष्ट्रपति द्वारा महान्यायवादी की नियुक्ति की जाएगी। अनुच्छेद 76 में महान्यायवादी का जिक्र है कि राष्ट्रपति द्वारा महान्यायवादी की नियुक्ति की जाएगी। अनुच्छेद 78, प्रधानमंत्री का यह कर्तव्य होगा कि वह देश के प्रशासनिक एवं विधायी मामलों तथा मंत्री परिषद के निर्णयों के संबंध में राष्ट्रपति को सूचना दे, यदि राष्ट्रपति इस प्रकार की सूचना प्राप्त करना आवश्यक समझे। अनुच्छेद 78 में बताया गया है कि प्रधानमंत्री का एक कर्तव्य है कि अगर कोई चीज के बारे में राष्ट्रपति पूछता है, उससे कुछ मांग करता है, तो वो राष्ट्रपति को उसके बारे में बताएगा। किसी प्रशासनिक निर्णय के संबंध में कोई मंत्री है जो कोई प्रशासनिक निर्णय लिया है और उसके संबंध में मंत्री परिषद को जानकारी नहीं हो, तो वो राष्ट्रपति उससे प्रधानमंत्री से इस संबंध में जानकारी प्राप्त करेगा, जानकारी प्राप्त करने का अधिकार रखता है। यही बताया गया अनुच्छेद 78 में। अनुच्छेद 86, इसके अंतर्गत राष्ट्रपति द्वारा संसद को संबोधित करने तथा संदेश भेजने का अधिकार का उल्लेख है। अनुच्छेद 86 में क्या है? इसके अंतर्गत राष्ट्रपति द्वारा संसद को संबोधित करने
तथा संदेश भेजने का अधिकार का उल्लेख है। यानी कि संसद को संबोधित करने तथा संदेश भेजने का अधिकार किसमें है, तो अनुच्छेद 86 में। यानी कि अनुच्छेद 86 में बताया गया है कि राष्ट्रपति दोनों सदनों को संबोधित कर सकते हैं, कुछ संदेश भेज सकते हैं। प्रत्येक वित्तीय वर्ष के प्रारंभ में है जो राष्ट्रपति का संबोधन होता है, या नया जब सरकार बन के आता है, लोकसभा का नया गठन होता है, तब भी राष्ट्रपति का संबोधन होता है। तो वो अनुच्छेद 86 में ही जिक्र किया गया है। अनुच्छेद 89 यानी कि 89 राज्यसभा के सभापति एवं उपसभापति के बारे में बताया गया है। पूछा जाएगा प्रश्न कि राज्यसभा के सभापति या उपसभापति के बारे में कहाँ जिक्र किया गया है, तो अनुच्छेद 89 में। ठीक है, तो राज्यसभा के सभापति कौन होते हैं, तो उपराष्ट्रपति होते हैं। और इसका जिक्र कहाँ है, तो अनुच्छेद 89 में राज्यसभा के सभापति के बारे में। अब है अनुच्छेद 108। अनुच्छेद 108 में संयुक्त अधिवेशन का प्रावधान है। पता ही है कि अनुच्छेद 108 है, यानी राष्ट्रपति दोनों सदनों के लिए संयुक्त अधिवेशन बुलाएगा। अनुच्छेद 108 के तहत बताया गया है कि यदि किसी विधेयक के संबंध में दोनों सदनों में गतिरोध उत्पन्न हो गया हो तो संयुक्त अधिवेशन का प्रावधान किया गया है। ठीक है, अगर दोनों सदन जो है लोकसभा और राज्यसभा दोनों से बिल पारित होना होता है, साधारण विधेयक, तो उसको में जब विवाद उत्पन्न हो जाए या कोई सदन है जो बिल को पारित नहीं करे या उसको रख ले अपने पास, तो उस स्थिति में क्या होगा कि राष्ट्रपति जो है वो संयुक्त अधिवेशन का प्रावधान करेगा, संयुक्त अधिवेशन बुलाएगा, और इसकी अध्यक्षता जो लोकसभा अध्यक्ष के द्वारा किया जाता है। और संविधान संशोधन पर ये अब है अनुच्छेद 109 धन विधेयक के संबंध में विशेष प्रक्रिया। धन विधेयक के संबंध में विशेष प्रक्रिया का प्रावधान कहाँ है, तो अनुच्छेद 109 में। अनुच्छेद 110 क्या है, धन विधेयक को इसमें परिभाषित किया गया है। एक पूछ लिया जाएगा कि धन विधेयक, एक ऐसे ही यूपीएससी में पूछ लिया गया कि धन विधेयक का परिभाषा किस अनुच्छेद में है, तो वहां था ऑप्शन में अनुच्छेद 110, तो वही सही होता। अनुच्छेद 110 में धन विधेयक को परिभाषित किया गया है। अनुच्छेद 111 संसद के दोनों सदनों द्वारा पारित विधेयक राष्ट्रपति के पास जाता है। अनुच्छेद 111 क्या है कि दोनों सदन से जो पास होता है विधेयक वो राष्ट्रपति की स्वीकृति के लिए राष्ट्रपति के पास जाता है। यही है अनुच्छेद 111। तो राष्ट्रपति उस विधेयक को संमति प्रदान कर सकता है या उसको अस्वीकृत कर सकता है। वह संदेश के साथ या बिना संदेश के संसद को उस पर पुनर्विचार के लिए भेज सकता है, पर यदि दोबारा विधेयक को संसद द्वारा पारित राष्ट्रपति के पास भेजा जाता है तो वह उसे अस्वीकृत नहीं कर सकता। यहाँ बताया गया है कि अगर दोनों सदनों से पारित हो करके कोई विधेयक है जो राष्ट्रपति के पास जाता है तो उसपे वो अपना स्वीकृति दे सकते हैं, वे अपना स्वीकृति नहीं दे सकते हैं, या उस पे वीटो का प्रयोग कर सकते हैं। लेकिन अगर किसी विधेयक के संबंध में राष्ट्रपति पुनर्विचार करने के लिए सदन को कहते हैं और पुनर्विचार के बाद राष्ट्रपति के पास जाता है तो उनकी स्वीकृति के लिए वे बाध्य हैं, फिर वो उनको स्वीकृति देना होगा। यही 42वां संविधान संशोधन में क्या किया गया था कि इसको बाध्यता को बरकरार रखा गया था कि पुनर्विचार करने के लिए नहीं कह सकते हैं। जो भी विधेयक पास हो जाए उस पर राष्ट्रपति को है जो स्वीकृति देना जरूरी है। ये 42वां संविधान संशोधन में कर दिया गया था। लेकिन जस्ट उसके बाद जब इंदिरा गांधी की सरकार गिर गई, 1978 में नया
सरकार बना, मोरारजी देसाई के नेतृत्व में पहला गैर कांग्रेसी सरकार बना, उस समय 44वां संविधान संशोधन हुआ और यह प्रावधान किया गया कि राष्ट्रपति है जो किसी भी विधेयक को पुनर्विचार करने के लिए सदन को कह सकते हैं। अब है अनुच्छेद 112, प्रत्येक वित्त वर्ष हेतु राष्ट्रपति द्वारा संसद के समक्ष बजट पेश किया जाएगा। यानी कि 112 में क्या है, तो राष्ट्रपति द्वारा संसद के समक्ष बजट पेश करना। ऐसे तो बजट जो शब्द है वो संसद में कहीं भी संविधान में नहीं लिखा गया है। बजट को मेनली वार्षिक वित्तीय विवरण बोला जाता है। तो ये भी प्रश्न पूछ लिया जाता है कि कौन से शब्द को है जो संविधान में चर्चा नहीं किया गया है, तो उसमें से बजट भी एक शब्द जो है वो संविधान में कहीं भी नहीं लिखा गया, उसको वार्षिक वित्तीय विवरण कहा जाता है। तो अनुच्छेद 112 में कहा गया है कि वित्तीय वर्ष हेतु राष्ट्रपति द्वारा संसद के समक्ष बजट पेश किया जाएगा। अनुच्छेद 112, राष्ट्रपति के आदेश पर ही बजट पेश करती है जो वित्त मंत्री होती है, वो जो वित्त मंत्री होते हैं। अभी वर्तमान में निर्मला सीतारमन है, तो वो राष्ट्रपति के आदेश पे ही बजट पेश करेंगे, यानी बजट पेश करने से पहले वो राष्ट्रपति से मिलेंगे जो वित्त मंत्री होते हैं। अभी 8 बार है जो अभी तक 8 बार ये वित्त मंत्री निर्मला सीतारमन द्वारा बजट पेश किया जा चुका है। अनुच्छेद 123, अनुच्छेद 123 में पता ही है कि राष्ट्रपति के अध्यादेश का जिक्र किया गया है। सीधा सीधी प्रश्न पूछ लिया जाए कि राष्ट्रपति के अध्यादेश का जिक्र कहाँ है, तो अनुच्छेद 123 में। यानी कि संसद के अवकाश की स्थिति में, यानी कि संसद का सत्र नहीं चल रहा हो, उस स्थिति में राष्ट्रपति द्वारा अध्यादेश जारी किया जाता है। तो वही लिखा, संसद के अवकाश यानी सत्र नहीं चलने की स्थिति में राष्ट्रपति अध्यादेश जारी करने का अधिकार दिया गया उनको। ठीक है। और वहीं 213 में राज्यपाल को अध्यादेश जारी करने का अधिकार, अनुच्छेद 213 के अंतर्गत। अनुच्छेद 124 इसके अंतर्गत सर्वोच्च न्यायालय के गठन का वर्णन है। सर्वोच्च न्यायालय के गठन का प्रावधान कहाँ किया गया है, तो अनुच्छेद 124 में। अनुच्छेद 124 में क्या है, तो सर्वोच्च न्यायालय के गठन। और वहीं 125 में सर्वोच्च न्यायालय के न्यायाधीशों के वेतन भत्ते के बारे में बताया गया है। अनुच्छेद 125 में ये भी एक बार प्रश्न पूछ लिया गया था कि किस अनुच्छेद में है जो न्यायाधीशों के वेतन भत्ते के संबंध में प्रावधान किया गया है, तो अनुच्छेद 125 में। अनुच्छेद 129 क्या है, तो सर्वोच्च न्यायालय एक अभिलेख न्यायालय होगा। यानी कि अभिलेख न्यायालय कहने का तात्पर्य है कि सर्वोच्च न्यायालय अगर किसी भी संबंध में या कोई केस के संबंध में कोई फैसला सुनाती है, तो उसको एक अभिलेख के रूप में सुरक्षित रख लिया जाएगा, और जितने भी देश के अन्य न्यायालय हैं, इसके सुप्रीम कोर्ट के अंतर्गत अधीनस्थ न्यायालय हैं, वो उस फैसले के विरुद्ध नहीं जा सकते हैं और उसको एक तरीके से फैसला के रूप में हर जगह लागू करेंगे, कानून की तरह उसको लागू करेंगे। यही होता है अभिलेख न्यायालय। और अभिलेख न्यायालय का जिक्र अनुच्छेद 129 में किया गया है। और यहाँ अनुच्छेद 143 का तो जिक्र नहीं किया गया है, लेकिन बताते चलें कि अनुच्छेद 143 में राष्ट्रपति की सलाहकारी शक्ति का विवरण है। अनुच्छेद 143 143 में। अब है अनुच्छेद 148, नियंत्रक एवं महालेखा परीक्षक की नियुक्ति राष्ट्रपति के द्वारा की जाएगी। ठीक है। यानी कि नियंत्रक एवं महालेखा परीक्षक किस अनुच्छेद में है, तो 148 में है। 148 से 151 तक में नियंत्रक एवं महालेखा परीक्षक के बारे में बताया गया, और इसकी नियुक्ति है जो राष्ट्रपति के द्वारा की जाती है अनुच्छेद 148 के तहत। अब है अनुच्छेद 163, राज्यपाल के कार्यों में सहायता एवं सुझाव देने के लिए राज्यों में एक मंत्री परिषद एवं
इसके शीर्ष पर मुख्यमंत्री होगा। पर राज्यपाल के स्वविवेक संबंधी कार्यों में मंत्री परिषद के सुझाव लेने के लिए बाध्य नहीं होगा। देखिए, अनुच्छेद जिस तरह से 47 में बताया गया है कि राष्ट्रपति के सहयोग एवं सलाह के लिए एक मंत्री परिषद होगा, उसी तरीके से अनुच्छेद 163 में बताया गया है कि मुख्यमंत्री राज्यपाल की सहायता और सुझाव देने के लिए राज्यों में एक मंत्री परिषद होगा, जिसके शीर्ष पर कौन होंगे? मुख्यमंत्री होंगे, ये राज्य में। वहीं केंद्र में यहाँ प्रधानमंत्री होता था, लेकिन मंत्री परिषद के हेड राज्यों में कौन होता है? तो मुख्यमंत्री होता है। पर राज्यपाल के स्वविवेक से संबंधी कार्यों में यह मंत्री परिषद के सुझाव लेने के लिए, वहीं जब कुछ स्वविवेक होता है राज्यपाल का, जैसे अगर राज्य में त्रिशंकु विधानसभा की स्थिति हो जाए, यानी कोई भी पार्टी है जो सत्ता में नहीं आ पाए, यानी कोई भी तत्काल हुए चुनाव में अगर कोई भी पार्टी बहुमत सिद्ध नहीं कर पाए, यानी बहुमत सीटों पर आधा से अधिक सीटों पर चुनाव नहीं जीत पाए, तो उस स्थिति को त्रिशंकु कहते हैं। उस स्थिति में स्वविवेक का उपयोग कौन करते हैं? राज्यपाल स्वविवेक का उपयोग करते हैं, और जिसके संबंध में उनको लगता है कि ये सरकार बना सकते हैं, उसको मुख्यमंत्री के रूप में नियुक्त करते हैं, और फिर उनको है जो एक निश्चित तिथि निर्धारित करते हैं, उस पे उनको है जो अपना बहुमत सिद्ध करना होता है। इसी से संबंधित होता है फ्लोर टेस्ट, इसको फ्लोर टेस्ट वगैरह कहा जाता है। अनुच्छेद 169, राज्यों में विधान परिषदों की रचना या उनकी समाप्ति विधानसभा द्वारा बहुमत से पारित प्रस्ताव तथा संसद द्वारा इसकी स्वीकृति से संबंधित है। राज्यों में विधान परिषदों की रचना या उनकी समाप्ति विधानसभा द्वारा बहुमत से पारित प्रस्ताव द्वारा संसद द्वारा इसकी स्वीकृति से संभव है। यानी कि किसी राज्य में है जो विधानमंडल विधान परिषद, जैसे विधानमंडल का 2 सदन है, जिस तरीके से केंद्र में 2 सदन है, लोकसभा और राज्यसभा द्विसदनात्मक व्यवस्था, उसी तरीके से राज्यों में भी है द्विसदनात्मक व्यवस्था। लेकिन किसी किसी राज्य में द्विसदनात्मक व्यवस्था है और किसी किसी में नहीं है। लगभग 5-6 ऐसे राज्य हैं जहां द्विसदनात्मक व्यवस्था है, जैसे कर्नाटक, महाराष्ट्र, तेलंगाना, आंध्र प्रदेश, उत्तर प्रदेश, बिहार, मिली यही राज्यों में है जो द्विसदनात्मक व्यवस्था है। तो अगर किसी राज्य में जो विधान परिषद की रचना करना है या उनकी समाप्ति करना है विधान परिषद की, तो उसके संबंध में अनुच्छेद 169 में प्रावधान किया गया, और विधानसभा द्वारा बहुमत से पारित एक प्रस्ताव है जो संसद को भेजा जाएगा, और संसद उसको स्वीकृत कर देगा, यानी पास कर देगा, तब है जो राज्यों में विधान परिषद का गठन हो सकता है, या रचना हो सकता है, या उसका समाप्ति हो सकता है। अगर कोई राज्य में है वो समाप्त करना चाहता है, जिसे हाल फिलहाल में आंध्र प्रदेश के संबंध में ऐसा कहा जा रहा था कि वहां गठन करना है, तो वहां की जो विधान परिषद थी, विधान सभा थी, वो इस संबंध में प्रस्ताव पारित कर संसद को भेजा था। अनुच्छेद 200, जिस तरीके से दोनों सदनों से किसी विधेयक के पारित होने के बाद राष्ट्रपति को भेजा जाता है, उसी तरीके से विधानमंडल के भी दोनों सदन या विधान सभा से पारित विधेयक को जो राज्यपाल के पास स्वीकृति के लिए भेजा जाता है, और राज्यपाल से स्वीकृति के संबंध में अनुच्छेद 200 में बताया गया है। जिस तरीके से वहां 111 में बताया गया था
इसी तरीके से राज्यपाल के संबंध में 200 बताया गया है। वह इस पर अपनी सहमति दे सकता है या इसे अस्वीकृत कर सकता है। वह इस विधेयक को संदेश के साथ या बिना संदेश के पुनर्विचार हेतु विधायिका को वापस भेज सकता है। पुनर्विचार करने के लिए कुछ संदेश देकर के कि इसमें ऐसा प्रावधान नहीं किया गया है, ऐसा प्रावधान करना चाहिए था, वो उसको पुनर्विचार के लिए भेज सकता है। और वहीं अगर पुनर्विचार के बाद दोबारा विधेयक आने पर इसे अस्वीकृत नहीं कर सकता है। ठीक है, यही है अनुच्छेद 200 में। यानी कि किसी विधेयक के संबंध में राज्यपाल की स्वीकृति की चर्चा अनुच्छेद 200 में किया गया है। इसके अतिरिक्त वह विधेयक को राष्ट्रपति के पास विचार के लिए भी भेज सकता है। और इसी के तहत है जो इसके अतिरिक्त वह विधेयक को राष्ट्रपति के पास विचार के लिए भी भेज सकता है। अब अनुच्छेद 213 राज्य विधायिका के सत्र में नहीं रहने पर राज्यपाल अध्यादेश जारी कर देता है। जैसा कि बनता है कि वहां 123 में है जो राष्ट्रपति का अध्यादेश है, यहाँ राज्यपाल का अध्यादेश 213 में है कि राज्यपाल जब विधायिका सत्र में नहीं हो तो राज्यपाल अध्यादेश जारी करेगा। और यह अध्यादेश दरअसल में मंत्री परिषद के कहने पर ही जारी होता है, क्योंकि अनुच्छेद 163 में प्रावधान क्या है कि राज्यपाल वही करेगा जो मंत्री परिषद कहेगा। तो जाहिर सी बात है कि राज्यपाल अध्यादेश भी मंत्री परिषद के कहने पे ही जारी करता है। तो अनुच्छेद 214 अब है 214 सभी राज्यों के लिए उच्च न्यायालय की व्यवस्था होगी। जिस तरीके से 124 में प्रावधान है उसी तरीके से 214 में भी सभी राज्यों के लिए एक उच्च न्यायालय की व्यवस्था होगी, ऐसा प्रावधान किया गया है। मूल अधिकारों के परिवर्तन के लिए उच्च न्यायालय को लेख जारी करने की शक्ति। और यहाँ रीट के संबंध में प्रावधान उच्च न्यायालय के रीट का उल्लेख अनुच्छेद 226 में किया गया है। वहीं बंदी प्रत्यक्षीकरण, परमादेश, प्रतिषेध, निषेध, अधिकार परीक्षा जो जारी होता है वो अनुच्छेद 226 के तहत उच्च न्यायालय जारी करता है। लेकिन अनुच्छेद जो 32 के तहत सर्वोच्च न्यायालय रीट जारी करता है। और दोनों के रीट जारी करने के संबंध में अंतर भी है। यहाँ पर थोड़ा सा समझ लीजिए कि जो उच्च न्यायालय का रीट क्षेत्राधिकार है और सर्वोच्च न्यायालय के रीट क्षेत्राधिकार है, उसमें अंतर क्या है। तो सर्वोच्च न्यायालय का जो रीट क्षेत्राधिकार है वो अनुच्छेद 32 के तहत जारी कर सकता है। वहीं उच्च न्यायालय का रीट संबंधी क्षेत्राधिकार है वो 226 में है। उच्च न्यायालय यानी हाई कोर्ट मौलिक अधिकार के अलावा किसी अन्य के संबंध में किसी अन्य प्रकार के कानूनी अधिकारों के उल्लंघन के संबंध में भी रीट जारी कर सकता है। लेकिन सर्वोच्च न्यायालय सिर्फ मौलिक अधिकार के उल्लंघन के संबंध में ही रीट जारी कर सकता है। ये मुख्य अंतर है। और क्या है कि उच्च न्यायालय किसी के मौलिक अधिकार के हनन होने पर रीट जारी करने से मना भी कर सकता है, लेकिन सर्वोच्च न्यायालय किसी के मौलिक अधिकार के हनन पर रीट जारी करने से मना नहीं कर सकता है। यही मूल अंतर है। अब अनुच्छेद 233 जिला न्यायाधीशों की नियुक्ति राज्यपाल द्वारा उच्च न्यायालय के परामर्श से की जाएगी। जिला न्यायाधीशों की नियुक्ति राज्यपाल द्वारा उच्च न्यायालय के परामर्श से की जाती है। ये बताया गया है 233 अनुच्छेद में। जिला न्यायालय जो हर एक जिला में होता है उसके न्यायाधीशों की नियुक्ति राज्यपाल द्वारा उच्च न्यायालय के परामर्श से की जाती है। अब है अनुच्छेद 235 उच्च न्यायालय का नियंत्रण अधीनस्थ न्यायालयों पर रहेगा। उच्च न्यायालयों का नियंत्रण अधीनस्थ न्यायालयों पर रहेगा।
भारत में एकीकृत न्यायपालिका है। तो एकीकृत न्यायपालिका कहने का तात्पर्य यह है कि सबसे ऊंचा वाला जो होगा वो अपने नीचे वाले पे, उसके अधिकार क्षेत्र में जितना भी उसके नीचे वाले न्यायालय हैं उसके अधिकार क्षेत्र में आएगा। यानी वो जैसा कहेगा इन लोग को वैसा करना होगा, और वो विधि के अनुसार ही कहेगा तो विधि के अनुसार लोग को भी चलना होगा अधीनस्थ न्यायालयों के। तो वही कहा गया है अनुच्छेद 235 में उच्च न्यायालय का नियंत्रण अधीनस्थ न्यायालयों पर रहेगा। अनुच्छेद 239 केंद्र शासित प्रदेशों का प्रशासन राष्ट्रपति द्वारा होगा। अनुच्छेद 239 में कहा गया है कि केंद्र शासित प्रदेशों का प्रशासन किसके द्वारा होगा? राष्ट्रपति के द्वारा होगा। वह यदि उचित समझे तो बगल के किसी राज्य के राज्यपाल को इसके प्रशासन का दायित्व सौंप सकता है या यह प्रशासक की नियुक्ति कर सकता है, और अगर वैसा चाहे तो राष्ट्रपति की उसके बगल के जो राज्य के राज्यपाल हैं वो भी है जो उस केंद्र शासित प्रदेश को का राज्यपाल के रूप में नियुक्त हो जाए या प्रशासन के रूप में नियुक्त हो जाए तो ऐसा कर सकते हैं। वो अनुच्छेद 239 में बताया गया है। अब है अनुच्छेद 243। इसमें पंचायत एवं नगर पालिका के गठन, संरचना, आरक्षण, शक्तियां, प्राधिकार, उत्तरदायित्व से संबंधित प्रावधान किया गया है। अनुच्छेद 243 में क्या है? पंचायत और नगर पालिकाओं के गठन, संरचना, लगभग ए से लेकर के जेड तक एकदम बताया गया है अनुच्छेद 243 में। अब है अनुच्छेद 245। संसद संपूर्ण देश या इसके किसी हिस्से के लिए तथा राज्य विधान पालिका अपने राज्य या इसके किसी हिस्से के लिए कानून बना सकती है। अनुच्छेद 245 में संसद संपूर्ण देश या इसके किसी हिस्से के लिए तथा राज्य विधान पालिका अपने राज्य या इसके किसी हिस्से के लिए कानून बना सकती है, ऐसा कहा गया है अनुच्छेद 245 में। अनुच्छेद 248 में है विधि निर्माण संबंधी अवशिष्ट शक्तियां संसद में निहित। विधि निर्माण संबंधी अवशिष्ट शक्तियां संसद में निहित है। विधि निर्माण संबंधी अवशिष्ट शक्तियां किसमें निहित है? तो संसद में निहित है। यानी कि विधि निर्माण करने वाली सर्वोच्च संस्था कौन है भारत में? तो वो संसद ही है। न्यायालय को विधि निर्माण करने की शक्ति नहीं दी गई है। विधि की समीक्षा करने की यानी पूर्णावलोकन की यानी न्यायिक समीक्षा की शक्ति न्यायालय को है, न कि विधि निर्माण। विधि निर्माण की सर्वोच्च संस्था भारत में संसद ही है। तो ये बताया गया है अनुच्छेद 248 में। अब है अनुच्छेद 249। राज्यसभा विशेष बहुमत द्वारा राज्य सूची के किसी विषय पर लोकसभा को 1 वर्ष के लिए कानून बनाने के लिए अधिकृत कर सकती है यदि वह इसे राष्ट्रहित में आवश्यक समझे। अनुच्छेद 249 में क्या कहा गया है कि राज्यसभा विशेष बहुमत द्वारा राज्य सूची के किसी विषय पर लोकसभा को 1 वर्ष के लिए कानून बनाने के लिए अधिकृत कर सकती है। यदि राज्यसभा चाहे तो कोई राज्य सूची पर भी है जो लोकसभा कानून बना सकती है 1 साल के लिए, और इसका जिक्र कहाँ किया गया? अनुच्छेद 249 में। और राज्यसभा इस संबंध को राष्ट्रहित में आवश्यक समझे तब ऐसा किया जा सकता है कि राज्य सूची के विषय पर, जैसे कि 7वीं अनुसूची में बांटा हुआ है कि कौन किस पे कानून, संघ सूची, राज्य सूची और समवर्ती सूची, अवशिष्ट सूची, और बताया गया है कि कौन किस पे कानून बनाएगा। लेकिन यहाँ बताया गया है कि अनुच्छेद 249 के तहत राज्य विशेष बहुमत द्वारा राज्य सूची के विषय पर भी लोकसभा को 1 वर्ष के लिए कानून बनाने के लिए अधिकृत कर सकती है यदि वह इसे राष्ट्रहित में आवश्यक समझे। अनुच्छेद 262 अनुच्छेद 262
अंतर्राज्यीय नदियों या नदी घाटियों के जल के वितरण एवं नियंत्रण से संबंधित विवादों के लिए संसद विधि द्वारा निर्णय कर सकती है। अंतर्राज्यीय नदी परिषदों के संबंध में कहाँ जिक्र किया गया है? तो अनुच्छेद 263 में यहाँ कहा गया है कि अंतर्राज्यीय नदी या नदी घाटियों के जल के वितरण एवं नियंत्रण से संबंधित विवादों के लिए संसद विधि द्वारा निर्णय कर सकती है। यानी कि अनुच्छेद 263 में बताया गया है कि संसद कोई दो अंतर्राज्यीय नदी है या नदी घाटियों के जल के वितरण और नियंत्रण के संबंध में विधि कौन बनाएगा? तो संसद बनाएगा। अनुच्छेद 263 केंद्र राज्य संबंधों में विवाद का समाधान करने एवं परस्पर सहयोग के क्षेत्र के विकास के उद्देश्य से राष्ट्रपति एक अंतर्राज्यीय परिषद की स्थापना करेगा। अंतर्राज्यीय परिषद की स्थापना का जिक्र कहाँ है? तो अनुच्छेद 263 में। यहाँ ध्यान में रख लेना है 263 इसमें अंतर्राज्यीय परिषद के बारे में बताया गया और अंतर्राज्यीय परिषद का गठन कौन करेगा? तो राष्ट्रपति। जैसा कि यहाँ बताया गया है कि राष्ट्रपति एक अंतर्राज्यीय परिषद की स्थापना कर सकते हैं। और ये क्यों किया जाता है? तो केंद्र राज्य संबंधों में विवादों के समाधान एवं परस्पर सहयोग के क्षेत्र के विकास के उद्देश्य से। यानी कि केंद्र राज्य संबंधों में अगर विवाद है तो उसको समाधान करने के लिए अंतर्राज्यीय परिषद का गठन किया जाता है। और अंतर्राज्यीय परिषद का गठन कौन करेगा? तो राष्ट्रपति करेगा। और ये सब बताया गया है अनुच्छेद 263 में। अब है अनुच्छेद 266 भारत की संचित निधि, जिससे सरकार की सभी मौद्रिक अवशिष्टियां एकत्र होगी, विधि सम्मत प्रक्रिया के बिना इसे कोई भी राशि नहीं निकाली जा सकती है। देखिए संविधान में एक संचित निधि का जिक्र किया गया है, जिसमें से संचित निधि में जितना भी राजस्व वगैरह आता है, ठीक है, और केंद्र राज्य को बांट करके योजनाओं पर खर्च करके जो पैसा बचता है वो संचित निधि में रख दिया जाता है। और संचित निधि से पैसा निकालने के लिए विनियोग विधेयक पारित कराना होता है, जो प्रत्येक साल बजट से पूर्व होता है। ये विनियोग विधेयक द्वारा पैसा को निकाला जाता है और ये विनियोग विधेयक पारित हो जाएगा तभी संचित निधि से धन निकाला जा सकता है। तो वहीं संचित निधि का जिक्र कहाँ किया गया? तो अनुच्छेद 266 में किया गया है। सरकार किसी भी मौद्रिक अवशिष्टियां एकत्र होंगी और विधि सम्मत प्रक्रिया के बिना इसे कोई राशि नहीं निकाली जा सकती है, ठीक है, वो अनुच्छेद 266 में बताया गया है। वहीं आकस्मिक निधि के संबंध में अनुच्छेद 267 में बताया गया संसद विधि द्वारा एक आकस्मिक निधि स्थापित कर सकता है, जिसमें अकस्मात उत्पन्न परिस्थितियों के लिए राशि एकत्र की जाती है। आकस्मिक निधि का जिक्र कहाँ किया गया? तो अनुच्छेद 267 में। यहाँ समझ लेने वाली बात है कि एक है संचित निधि, संचित निधि है 266 में, जबकि आकस्मिक निधि है 267 में। अगर कोई अकस्मात स्थिति ऐसा उत्पन्न हो गया, कहीं बाढ़ आ गया, भूकंप आ गया, तो उसके लिए पैसा जो दिया जाता है, या कोई आकस्मिक स्थिति उत्पन्न हो गया जिसके लिए पैसा की जरूरत है, तो वो आकस्मिक निधि से दिया जाएगा अनुच्छेद 267 के तहत। और राष्ट्रपति की स्वीकृति के बाद ही आकस्मिक निधि से पैसा निकाला जाएगा। तो आकस्मिक निधि और संचित निधि में मूल अंतर यही है कि संचित निधि जितना राजस्व आता है वो केंद्र राज्य में बांट करके जो पैसा बच जाता है उसको संचित निधि में रख दिया जाता है। वहीं कुछ पैसा है जो आकस्मिक निधि में रखा जाता है और इसका खर्च जो आकस्मिक परिस्थितियों में किया जाता है राष्ट्रपति की स्वीकृति के बाद आकस्मिक निधि का। वहीं संचित निधि प्रत्येक वर्ष बजट के पूर्व विनियोग विधेयक द्वारा इससे पैसा निकाला जाता है। अब है अनुच्छेद 275 केंद्र द्वारा राज्यों को सहायक अनुदान दिए जाने का प्रावधान। अनुच्छेद 275 में है क्या है? केंद्र द्वारा राज्यों को सहायक अनुदान दिए जाने का प्रावधान।
अनुच्छेद 280 राष्ट्रपति हर 5वें वर्ष एक वित्त आयोग की स्थापना करेगा। राष्ट्रपति हर 5वें वर्ष एक वित्त आयोग की स्थापना करेगा, जिसमें अध्यक्ष के अतिरिक्त 4 अन्य सदस्य होंगे तथा जो राष्ट्रपति के पास केंद्र एवं राज्यों के बीच करों के वितरण के संबंध में अनुशंसा करेगा। अनुच्छेद 280 में राष्ट्रपति हर 5वें वर्ष एक वित्त आयोग की स्थापना करेगा। सीधा सीधी यही बात है कि वित्त आयोग का चर्चा कहाँ है, तो अनुच्छेद 280 में। राष्ट्रपति हर 5वें वर्ष एक वित्त आयोग की स्थापना करेगा, जिसमें अध्यक्ष के अतिरिक्त 4 अन्य सदस्य होंगे। वित्त आयोग में कौन कौन होता है, तो एक अध्यक्ष होता है और 4 अन्य सदस्य होता है, जो राष्ट्रपति के पास केंद्र एवं राज्यों के बीच करों के वितरण के संबंध में अनुशंसा करेगा और यही बताता है राष्ट्रपति को कितना कर वितरण किसको करना चाहिए, केंद्र सरकार को और राज्य सरकार के बीच में। ये अनुच्छेद 280 में, यानी कि वित्त आयोग, सीधा सीधी प्रश्न यही आएगा, वित्त आयोग की चर्चा किस अनुच्छेद में, तो 280 में। अब है अनुच्छेद 300 का या ए, राज्य किसी व्यक्ति को उसकी संपत्ति से वंचित नहीं करेगा। पहले यह प्रावधान मूल अधिकारों के अंतर्गत था, पर संविधान के 44वें संशोधन 1978 द्वारा इसे अनुच्छेद 300 क में एक समान वैधानिक अधिकार के रूप में स्थापित कर दिया गया। देखिए, पहले जो था संविधान में मौलिक अधिकार की संख्या 7 थी, लेकिन वर्तमान में मौलिक अधिकार की संख्या कितनी है, तो 6 है। अभी भी मूल संविधान जो है उसमें पूछ लिया जाए कि कितना मौलिक अधिकार है, तो मौलिक अधिकार की संख्या 7 है, लेकिन वर्तमान में मौलिक अधिकार है कितने, 6 है मौलिक अधिकार। तो 7वां जो मौलिक अधिकार था, जिसका जिक्र 19 के एफ में भी किया गया था, वो संपत्ति का अधिकार था, लेकिन 44वें संविधान संशोधन 1978 के द्वारा संपत्ति के अधिकार को कानूनी अधिकार बना करके अनुच्छेद 300 क में एक संवैधानिक या कानूनी अधिकार के रूप में अवस्थित कर दिया गया। यानी सरकार अगर आपसे संपत्ति को अधिग्रहित करती है तो उसके लिए आपको कुछ मुआवजा देगी, और क्या होगा कि सरकार सार्वजनिक हित में किसी की निजी संपत्ति को भी अधिग्रहित कर सकती है। पहले ऐसा था कि निजी संपत्ति को सरकार है जो अधिग्रहित नहीं कर सकती थी, लेकिन पहला संविधान संशोधन भी इसी के संबंध में हुआ था, और फिर है जो संपत्ति के अधिकार को हटा दिया गया 44वां संविधान संशोधन के अंतर्गत 300 क में डाल दिया गया। ये प्रश्न पूछ लिया जाता है कि कब है जो संपत्ति के अधिकार को है जो अनुच्छेद 300 क में डाल दिया गया, तो 1978 में 44वें संविधान संशोधन वही समय था जब मोरारजी देसाई प्रथम गैर कांग्रेसी सरकार थी। अनुच्छेद 312 राज्यसभा विशेष बहुमत द्वारा नई अखिल भारतीय सेवाओं की स्थापना की अनुशंसा कर सकती है। देखिए, नई अखिल भारतीय सेवाओं की स्थापना का अनुशंसा करने का एकमात्र अधिकार राज्यसभा के पास है। ठीक है, ये राज्यसभा का विशेषाधिकार है। राज्यसभा विशेष बहुमत द्वारा नई अखिल भारतीय सेवाओं की स्थापना की अनुशंसा कर सकती है अनुच्छेद 312 के तहत। अब है संघ एवं राज्यों के लिए एक लोक सेवा आयोग की स्थापना की जाएगी। ये कहाँ बताया गया है, तो 315 में। संघ और राज्यों के लिए जैसे यूपीएससी, बीपीएससी, यूपीपीएससी, जेपीएससी झारखंड में, सभी राज्यों में एक राज्यों का लोक सेवा आयोग होता है। तो संघ एवं राज्यों के लिए एक लोक सेवा आयोग की स्थापना की जाएगी, ये बताया गया है अनुच्छेद 315 में। अब है अनुच्छेद 324 चुनाव में पर्यवेक्षण, निर्देशन एवं नियंत्रण संबंधी समस्त शक्तियां चुनाव आयोग में निहित होगी। अनुच्छेद 324 में चुनाव आयोग के बारे में बताया गया है। इसमें पर्यवेक्षण, नियंत्रण और निर्देशन संबंधी समस्त शक्तियां किसमें, चुनाव आयोग में निहित होगी, ऐसा बताया गया है अनुच्छेद 324 में। अनुच्छेद 326 लोकसभा तथा विधान सभाओं में चुनाव व्यस्क मताधिकार के आधार पर होगा। हम लोग जो वोट देते हैं वो वोट का अधिकार हम लोग को 326 के तहत कानूनी अधिकार है, मौलिक अधिकार नहीं है। कानूनी अधिकार या संवैधानिक अधिकार कह सकते हैं।
वोट देने का, और ये 326 में है। लोकसभा तथा विधानसभा में चुनाव व्यस्त मताधिकार के आधार पर होगा। अनुच्छेद 330 लोकसभा में अनुसूचित जातियों एवं जनजातियों के लिए आरक्षण। लोकसभा में अनुसूचित जातियों और जनजातियों के लिए आरक्षण 330 में है। लोकसभा में कितना सीट आरक्षित किया गया है? तो अनुसूचित जाति के लिए 84 सीट और अनुसूचित जनजाति के लिए 47 सीट। इसका प्रावधान है जो 330 के तहत ही किया गया है, यानी कि लोकसभा में अनुसूचित जाति और अनुसूचित जनजाति के लिए आरक्षण का प्रावधान। अब है 331 आंग्ल भारतीय समुदाय के लोगों का राष्ट्रपति द्वारा लोकसभा में मनोनयन संभव है यदि वह समझे कि उनका उचित प्रतिनिधित्व नहीं है, और इसको है जो 104वां संविधान संशोधन के द्वारा समाप्त कर दिया गया 2020 में, कि आंग्ल भारतीय के लिए समुदाय का प्रावधान। जब रामनाथ कोविंद भारत के राष्ट्रपति थे, उनके द्वारा ही ये किया गया था 104वां संविधान संशोधन के तहत आंग्ल भारतीय समुदाय के जो राष्ट्रपति के द्वारा 2 सदस्य मनोनीत होते थे, उनको समाप्त कर दिया गया। अनुच्छेद 332 अनुसूचित जातियों एवं जनजातियों का विधान सभाओं में आरक्षण का प्रावधान। अनुसूचित जातियों एवं जनजातियों का विधान सभाओं में आरक्षण का प्रावधान। देखिए कि हर एक राज्य में जहां अनुसूचित जाति या जनजाति है, तो वहां प्रावधान किया गया अनुसूचित जनजाति एवं यानी कि एससी और एसटी के लिए वो 332 के तहत ही विधानसभाओं में आरक्षण का प्रावधान किया गया है। वहीं देखा जाए तो बिहार में अगर देखिए तो 38 जो सीट है वो एससी के लिए, और 2 सीट कटोरिया और मनिहारी ये एसटी के लिए आरक्षित है भारत में, बिहार में। और ये सब जो आरक्षण का प्रावधान है, विधानसभाओं में आरक्षण का प्रावधान एससी और एसटी के लिए, वो 332 के तहत संविधान में जिक्र किया गया है। अनुच्छेद 333 आंग्ल भारतीय समुदाय के 2 लोगों का विधानसभाओं में मनोनयन, ये किया गया है 333 में। ये अभी बरकरार है, लेकिन लोकसभा में इसके संबंध में मनोनयन खत्म हो गया है, लेकिन विधान मंडलों में, विधानसभाओं में एक आंग्ल भारतीय समुदाय के मनोनयन का प्रावधान अभी बचा हुआ है, क्योंकि इसमें कहीं भी ऐसा जिक्र नहीं किया गया है 104वां संविधान संशोधन में कि राज्यों में भी ये समाप्त किया जाता है। तो अनुच्छेद 333 के तहत आंग्ल भारतीय समुदाय के यानी कि अंग्रेजों यूरोपियों के वंशज को यहाँ विधान मंडलों में मनोनयन का अधिकार दिया गया है राज्यपाल के द्वारा। अब है अनुच्छेद 335 अनुसूचित जातियों, जनजातियों एवं पिछड़े वर्गों के लिए विभिन्न सेवाओं में पदों का आरक्षण का प्रावधान। अनुसूचित जातियों, जनजातियों एवं पिछड़े वर्ग के लिए विभिन्न सेवाओं या पदों पर आरक्षण का प्रावधान 335 में ही किया गया है। राष्ट्रीय अनुसूचित जाति आयोग 338 में बताया गया है। अनुच्छेद 338 क्या है? तो राष्ट्रीय अनुसूचित जाति आयोग, सीधा सीधी यही सवाल पूछ लिया जाता है, राष्ट्रीय अनुसूचित जाति आयोग किस अनुच्छेद में है? तो अनुच्छेद 338 में। अब है राष्ट्रीय अनुसूचित जनजाति आयोग, तो अनुच्छेद 338 का में राष्ट्रीय अनुसूचित जनजाति आयोग यानी एसटी का प्रावधान, एसटी आयोग, अनुसूचित जनजाति आयोग का प्रावधान 338 का में है। वहीं 338 ख में पिछड़े वर्ग आयोग का जिक्र किया गया है। मैं बता दें कि 338 यहाँ क है तो 338 ख भी है, और उसका जिक्र है जो संविधान के अनुच्छेद 338 ख के तहत किया गया, और वो पिछड़ा वर्ग आयोग से संबंधित है। 340 पिछड़े वर्गों के दशाओं के अन्वेषण के लिए आयोग की नियुक्ति।
यह है 340 में। अनुच्छेद 343 संघ की आधिकारिक भाषा देवनागरी लिपि में लिखी गई हिंदी होगी। संघ की आधिकारिक भाषा देवनागरी लिपि में लिखी गई हिंदी होगी, लेकिन है नहीं, ऐसा कहा गया है। इस संबंध में जो सरकार प्रयास करेगा, लेकिन एक अधिनियम बना करके है जो इंग्लिश को संघ के आधिकारिक भाषा के रूप में मान्यता दिया गया है। अनुच्छेद 347 यदि किसी राज्य में पर्याप्त संख्या में लोग किसी भाषा को बोलते हों और उनकी आकांक्षा हो कि उनके द्वारा बोली जाने वाली भाषा को मान्यता दी जाए, तो इसकी अनुमति राष्ट्रपति दे सकता है। इसकी अनुमति राष्ट्रपति दे सकता है। यदि किसी राज्य में कोई एक भाषा है जो पर्याप्त मात्रा में बोला जाता है और उस राज्य के लोगों को यह आकांक्षा है, इच्छा है कि उनके द्वारा बोली जाने वाली भाषा को मान्यता दी जाए, तो इसकी अनुमति राष्ट्रपति दे सकता है। अब है अनुच्छेद 351 यानी कि राज्य भाषा का जिक्र है जो अनुच्छेद 347 में किया गया है। अब है 351 यह संघ का कर्तव्य होगा कि वह हिंदी भाषा का प्रसार एवं उत्थान करे ताकि वह भारत की मिश्रित संस्कृति के सभी अंगों के लिए अभिव्यक्ति का माध्यम बने। अब है जो 351 में बताया कि संघ का कर्तव्य है कि वह हिंदी भाषा का प्रसार एवं उत्थान करे ताकि वह भारत की मिश्रित संस्कृति अंगों को अभिव्यक्ति का माध्यम बने, और हिंदी को सभी के लिए एक भाषा के रूप में बनाने का प्रावधान हिंदी के प्रावधान अनुच्छेद 351 में किया गया है। अब है 352 राष्ट्रपति द्वारा आपात स्थिति की घोषणा यदि वह समझता हो कि भारत या उसके किसी भाग की सुरक्षा, युद्ध, वायु आक्रमण या सैन्य विरोध के फलस्वरूप खतरे में है। अगर राष्ट्रपति को ऐसा लगता है कि कोई आपात स्थिति आ गया है, कोई देश आक्रमण कर दिया गया है या भारत किसी पे आक्रमण करने वाला है, असुरक्षा की स्थिति, देश के अंदर सशस्त्र विद्रोह हो गया है जिसको दबाना बहुत जरूरी है, तो राष्ट्रपति को ऐसा आभास होगा तो 352 के तहत राष्ट्रीय आपात की घोषणा की जा सकती है। ये दरअसल में संविधान की एक बहुत ही महत्वपूर्ण विशेषता है जिसके तहत कठिन परिस्थितियों में देश की संघात्मक व्यवस्था सीधे एकात्मक में परिवर्तित हो जाती है। ऐसा कहे थे भीमराव अंबेडकर राष्ट्रीय आपात के संबंध में कि यह एक बहुत ही भारतीय संविधान की महत्वपूर्ण विशेषता है कि आपात स्थिति में भारत संघात्मक से सीधे एकात्मक रूप में परिवर्तित हो जाता है, और यही अनुच्छेद 352 के तहत यानी कि राज्य की संपूर्ण जो शक्ति है वो समाप्त हो जाएगी ऐसी स्थिति में, और राज्य सरकार राज्य सूची पर भी केंद्र सरकार है जो कानून बना सकती है, वित्त के संबंध में भी बदलाव कर सकती है, और जिस वित्तीय वर्ष में ऐसा किया गया उस वित्तीय वर्ष तक वो फैसला है जो प्रभावी रहेगा अगर आपातकाल पूरा समय तक चलता है तब। अब है अनुच्छेद 355 इसमें बाह्य आक्रमण और आंतरिक अशांति से राज्य की रक्षा करने का संघ का कर्तव्य का उल्लेख है। अनुच्छेद 355 में बाह्य आक्रमण या आंतरिक अशांति से राज्य की रक्षा करने का संघ का कर्तव्य है, यानी कि कोई राज्य सरकार है जो बाह्य आक्रमण या आंतरिक अशांति से जूझ रहा है तो संघ सरकार का यह कर्तव्य है कि अनुच्छेद 355 के तहत उसको है जो रक्षा करे। अनुच्छेद 356 यदि किसी राज्य के राज्यपाल द्वारा राष्ट्रपति को यह रिपोर्ट दी जाती है कि उस राज्य में संवैधानिक तंत्र असफल हो गया है तो वह वहां राष्ट्रपति शासन लागू, यानी राष्ट्रपति शासन का जिक्र कहाँ है तो अनुच्छेद 356 में। अनुच्छेद 360 में वित्तीय आपात के बारे में बताया गया है, यानी कि राष्ट्रपति यह समझता है कि भारत का जो साख है या वित्त है वो खतरे में है तो वो वित्तीय आपात की घोषणा कर सकता है अनुच्छेद 360 के तहत। वहीं 356 और
365 ये दोनों में राष्ट्रपति शासन का जिक्र किया गया है। आएंगे कि 365 यदि कोई राज्य केंद्र द्वारा भेजे गए किसी कार्यकारी निर्देश का पालन करने में असफल होता है तो राष्ट्रपति द्वारा यह समझा जाता है कि विधि सम्मत होगा कि उस राज्य की विधान मंडल के अनुरूप प्रशासन चलने की स्थिति नहीं है और वहां राष्ट्रपति शासन लागू किया जा सकता है। जब राष्ट्रपति शासन लागू होता है तो जो वहां का विधान मंडल होता है, विधान सभा होता है, वो निलंबित हो जाता है। तो अनुच्छेद 356 और 365 में मूल अंतर यही है कि अनुच्छेद 356 कब लगाया जाता है, जब राज्यपाल राष्ट्रपति को रिपोर्ट कर दे कि राज्य में संवैधानिक तंत्र असफल हो गया है, संविधान के अनुसार राज्य नहीं चल रहा है। तब वही अगर राज्य कोई आदेश दे और उसको मानने से मना कर दे, केंद्र सरकार कोई आदेश दे और राज्य सरकार उसको मानने से मना कर दे, उस स्थिति में अनुच्छेद 365 के तहत राष्ट्रपति शासन जो राज्य में स्थापित किया जाएगा और राष्ट्रपति शासन अपने हाथ में ले लेंगे। 368 संसद को संविधान की किसी भाग का संशोधन करने का अधिकार। संसद को संविधान की किसी भी भाग का संशोधन करने का अधिकार 368 में दिया गया है। भाग 20 अनुच्छेद 368 में संसद को संविधान के किसी भाग का संशोधन करने का अधिकार। और 3 तरीके से संशोधन होता है, साधारण बहुमत से, विशेष बहुमत से और विशेष बहुमत प्लस आधे से अधिक राज्यों की सहमति से। ये 3 तरीके से संविधान संशोधन होता है। अनुच्छेद 370 इसके अंतर्गत जम्मू और कश्मीर को विशेष स्थितियां का वर्णन है। अनुच्छेद 371 कुछ राज्यों के विशेष क्षेत्रों के विकास के लिए राष्ट्रपति बोर्ड स्थापित कर सकता है, जैसे महाराष्ट्र, गुजरात, नागालैंड, मणिपुर। यानी कुछ राज्यों के विशेष क्षेत्रों के विकास के लिए राष्ट्रीय बोर्ड की स्थापना का जिक्र 371 में किया गया है। अनुच्छेद 339 का क्या है, तो राष्ट्रपति अपने अधिकार के अंतर्गत इस संविधान का हिंदी भाषा में अनुवाद कराएगा। शुरू में जो संविधान लिखा गया था वो इंग्लिश में था। तो अनुच्छेद 394 क्या के अंतर्गत यह प्रावधान किया गया कि राष्ट्रपति अपने अधिकार के अंतर्गत इस संविधान का हिंदी में अनुवाद करवाएगा। अनुच्छेद 395 भारतीय स्वतंत्रता अधिनियम 1947, भारत सरकार अधिनियम 1953, इनके अन्य पूरक अधिनियमों को इसमें प्रीवी काउंसिल क्षेत्राधिकार अधिनियम शामिल नहीं है, यहाँ रद्द किया जाता है। और भारतीय शासन, भारतीय स्वतंत्रता अधिनियम 1947, भारत सरकार अधिनियम 1935 तथा इनके अन्य पूरक अधिनियमों को जिसमें प्रीवी काउंसिल क्षेत्राधिकार को शामिल नहीं किया गया, वो रद्द कर दिया गया 395 के तहत। यही था। तो अनुच्छेद 1 में संघ एवं राज्य के बारे में चर्चा किया गया है, देख लेते हैं एक बार। और 2 में नए राज्यों के प्रवेश या स्थापना के संबंध में। वहीं अनुच्छेद 3 में कहा गया है कि राज्य के सीमाओं या नामों में परिवर्तन हो सकता है, अनुच्छेद 3 में। अनुच्छेद 5 में नागरिकता के संबंध में, अगर भारत में कोई संविधान निर्माण से पूर्व से ही कोई व्यक्ति यहाँ रह रहा है, संविधान निर्माण के समय से ही, तो वो भारत का नागरिक होगा। अनुच्छेद 5 में कहा गया है। 53 में संघ की कार्यपालिका शक्ति किसमें होगी, तो राष्ट्रपति में निहित होगी। अनुच्छेद 64 उपराष्ट्रपति राज्यसभा का पदेन अध्यक्ष होगा, ये बताया गया। अनुच्छेद 74 में कहा गया है कि मंत्री परिषद यानी कि राष्ट्रपति की सलाह एवं सहायता के लिए एक मंत्री परिषद होगा जिसका प्रमुख प्रधानमंत्री होगा, यही अनुच्छेद 74। अनुच्छेद 76 क्या है, राष्ट्रपति द्वारा महान्यायवादी की नियुक्ति। महान्यायवादी जो केंद्र सरकार का प्रमुख वकील होता है या न्यायिक सलाहकार होता है, तो वो महान्यायवादी अटॉर्नी जनरल होते हैं और इसके नीचे सॉलिसिटर जनरल होते हैं। तो उसका जिक्र है जो अनुच्छेद 76 में किया गया है।
वहीं अनुच्छेद 78 प्रधानमंत्री का यह कर्तव्य है कि जो राष्ट्रपति उससे मांगे किसी सूचना तो वो सूचना को राष्ट्रपति को दे। अनुच्छेद 78 में। अनुच्छेद 86 में इसके अंतर्गत राष्ट्रपति संसद को संबोधित, यानी ये राष्ट्रपति का संबोधन सत्रों को अनुच्छेद 86 में है। अनुच्छेद 89 राज्यसभा का सभापति के बारे में, उपसभापति के बारे में 89 में कहा गया। अनुच्छेद 108 में संयुक्त अधिवेशन का प्रावधान है। धन विधेयक संबंध में विशेष प्रक्रिया, धन विधेयक, ऐसा इसमें बताया गया होगा कि धन विधेयक है जो लोकसभा में ही पेश किया जा सकता है। धन विधेयक है या वित्त विधेयक है वो कौन बताएगा, तो वो लोकसभा के अध्यक्ष बताएगा। धन विधेयक होता है वो कोई भी मंत्री पेश कर सकता है सदन में, जबकि वित्त विधेयक जो होता है वो वित्त मंत्री के द्वारा ही पेश करना होता है। तो अनुच्छेद 109 में इसका धन विधेयक के संबंध में विशेष है। और धन विधेयक की परिभाषा अनुच्छेद 110 में किसी विधेयक पर राष्ट्रपति की स्वीकृति देने न देने के संबंध में। अनुच्छेद 111 में। अनुच्छेद 112 प्रत्येक वित्त वर्ष हेतु राष्ट्रपति द्वारा संसद के बजट यानी वार्षिक वित्तीय विवरण राष्ट्रपति के आदेश पर ही। 112 में। अनुच्छेद 123 अध्यादेश जारी करने की शक्ति। अनुच्छेद 124 सर्वोच्च न्यायालय का गठन। अनुच्छेद 129 सर्वोच्च न्यायालय का अभिलेख न्यायालय के रूप में। अनुच्छेद 148 नियंत्रक एवं महालेखा परीक्षक और कंप्यूटरोलर एंड ऑडिटर जनरल है। अनुच्छेद 148 जो प्रकलन समिति वगैरह का रिपोर्ट का है, जो ये समीक्षा करता है, उसका जांच करता है। अनुच्छेद 163 की राज्यपाल की सहायता के लिए एक मुख्यमंत्री होगा, जिसका नेतृत्व, जिसका मुखिया कौन होगा, मुख्यमंत्री होगा। एक मंत्री परिषद होगा राज्यपाल की सहायता के लिए, उसका मुखिया कौन होगा, तो मुख्यमंत्री 163 में कहा गया है। 69 में राज्यों में विधान परिषद के गठन अनुच्छेद 169 में प्रावधान है। अनुच्छेद 200 में राज्यपाल के द्वारा विधानमंडल से पारित विधेयक को स्वीकृति के संबंध में अनुच्छेद 200 में है। 213 तो राज्यपाल के अध्यादेश जारी करने के संबंध में 213। अनुच्छेद 214 सभी राज्यों को उच्च न्यायालय की व्यवस्था 214 में। 226 मूल अधिकारों के संबंध में उच्च न्यायालय द्वारा लेख जारी करने की शक्ति मूल अधिकारों के संबंध में 226 में। 233 जिला न्यायाधीशों की नियुक्ति राज्यपाल द्वारा किया जाएगा मुख्य उच्च न्यायालय के न्यायाधीश के परामर्श से। अनुच्छेद 335 उच्चतम न्यायालय का नियंत्रण अधीनस्थ न्यायालयों पर होगा। और अनुच्छेद 239 में क्या है, तो राष्ट्रपति प्रत्येक केंद्र शासित प्रदेश के लिए एक राज्यपाल की या प्रशासक की नियुक्ति करेगा, ऐसा 239 में बताया गया है। 243 में पंचायतें और नगर पालिकाओं के गठन के संबंध में आरक्षण शक्तियां एवं उत्तरदायित्व का विवरण दिया गया है। अनुच्छेद 245 संसद संपूर्ण देश या उसके किसी एक हिस्से के लिए तथा राज्य विधान पालिकाओं अपने राज्य या उसके किसी हिस्से के लिए कानून बना सकती है। यानी संसद या राज्य विधानमंडल पूरे देश के लिए या किसी एक हिस्से के लिए कानून बना सकती है, वो 245 में दिया गया है। अनुच्छेद 248 में विधि निर्माण संबंधी अवशिष्ट शक्तियां संसद में निहित है। विधि निर्माण संबंधी अवशिष्ट शक्तियां संसद में निहित है, कहाँ दिया गया, अनुच्छेद 248 में। यानी अवशिष्ट शक्ति का प्रावधान 248 में है। यानी कि संघ सूची, राज्य सूची, संवर्ती सूची, ये तीन को सूची बताया गया है। अनुसूची 7 में 3 भाग है, संघ सूची, राज्य सूची और संवर्ती सूची। उसके अलावा जो विषय बच गया था उसको अवशिष्ट सूची में रखा गया। और अवशिष्ट सूची पर है जो विधि बनाने का अधिकार
केंद्र सरकार को है, संसद को है, ये 248 में बताया गया है। अगर किसी विषय के संबंध में राष्ट्रहित में आवश्यक कोई चीज समझता है, कोई विधेयक या कानून समझता है राज्यसभा, तो उसके संबंध में राज्य सूची के विषय पर भी कानून बनाने का अधिकार लोकसभा को होगा। यह प्रावधान 249 के तहत होता है। वहीं अंतर्राज्यीय नदी घाटियों के संबंध में संसद विधि द्वारा निर्माण करेगा, ये 262 में कहा गया है। अंतर्राज्यीय परिषद 263 में, भारत की संचित निधि के संबंध में 266 में, और आकस्मिक निधि 267 में, यहाँ 267 केंद्र द्वारा राज्यों को सहायता अनुदान दिए जाने का प्रावधान 275 में, वित्त आयोग का गठन 280 में किया गया है। 300 का में संपत्ति का कानूनी अधिकार 300 का में, और 312 में राज्यसभा विशेष बहुमत द्वारा नई अखिल भारतीय सेवाओं का गठन कर सकता है। 312 में, 315 में संघ एवं राज्यों के लिए लोक सेवा आयोग का गठन, 315 में, 324 में चुनाव आयोग का जिक्र है, 324 में, 326 में लोकसभा तथा विधानसभाओं में चुनाव व्यस्क मताधिकार के आधार पर होगा, 226 में, 330 लोकसभा में अनुसूचित जातियों एवं जनजातियों के लिए आरक्षण, अनुच्छेद 331 आंग्ल भारतीय समुदाय के लोगों का राष्ट्रपति द्वारा लोकसभा में मनोनयन संभव है। आंग्ल भारतीय ये तो है जो 104वां संविधान संशोधन के द्वारा रद्द कर दिया गया है। अब है 332 तो अनुसूचित जातियों एवं जनजातियों की विधानसभाओं में आरक्षण का प्रावधान 332 में किया गया है। आंग्ल भारतीय समुदाय के लिए लोकसभाओं में मनोनयन 333 में, अनुसूचित जातियों जनजातियों पिछड़े वर्गों के लिए विशेष सेवाओं में पदों का आरक्षण, विभिन्न सेवाओं में पदों का आरक्षण का जिक्र 335 में। वहीं 338 में राष्ट्रीय अनुसूचित जाति आयोग, 338 का में अनुसूचित जनजाति आयोग, 338 का में पिछड़ा वर्ग आयोग, 340 में पिछड़े वर्ग की दशाओं के अन्वेषण के लिए आयोग की नियुक्ति, पिछड़े वर्ग की दशाओं के अन्वेषण के लिए जैसे काका कालेलकर आयोग ये सब का गठन हुआ था, वो 340 के तहत ही हुआ था। यह देखना होगा कि कौन सा देश में पिछड़ा वर्ग है, इसका अन्वेषण करेगा। 243 भाषा देवनागरिक लिपि में हिंदी होगी, संघ की आधिकारिक भाषा 243 में कहा गया। 247 में राज्य भाषा का जिक्र है। 251 में अगर हिंदी भाषा का प्रसार एवं उत्थान करे ताकि वह भारत की मिश्रित संस्कृति की एक अभिव्यक्ति का माध्यम बन जाए, 351 में। और 352 में आपातकाल है। 355 में बाह्य आक्रमण एवं आंतरिक अशांति की स्थिति में राज्यों की रक्षा करने के लिए केंद्र सरकार की शक्ति है का कर्तव्य है। 356 यदि किसी राज्य के राज्यपाल द्वारा यानी राष्ट्रपति शासन 356 में। 360 में वित्तीय आपात है। 365 केंद्र द्वारा भेजे गए किसी अधिकारी का पालन न करने पर यदि केंद्र द्वारा कोई, इसमें भी राष्ट्रीय राष्ट्रपति शासन का ही 365 में भी जिक्र है। और 368 संसद को संविधान के किसी विभाग पर संशोधन करने का। भाग 20 370 जम्मू कश्मीर के संबंध में था जो निरसित कर दिया गया। 371 विशेष क्षेत्राधिकार वाले राज्य महाराष्ट्र, नागालैंड, मणिपुर इत्यादि। 339 का राष्ट्रपति अपने अधिकार के अंतर्गत इस संविधान को हिंदी भाषा में अनुवाद करेगा। यही था अनुच्छेद, महत्वपूर्ण अनुच्छेद।